Today we are going to solve the CSET 2023 paper and it is the part 2 and सबसे पहले एक अपोलॉजी है कि मैं अभी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। वीडियो काफ़ी लेट आई है और उसके पीछे का रीज़न छोटा सा ही है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम हो गई थी और उस प्रॉब्लम के चलते मैं लिख नहीं पा रहा था, मेरा हैंड पूरा ऊपर नहीं जा रहा था। अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे वीडियोस बनानी है, आपके लिए कमिटमेंट है मेरा, तो वो मुझे पूरा करना ही है। उसके लिए मैं अपना दर्द भी सहन करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सी सेट यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारे सामने ये क्वेश्चन पुटअप है, बहुत बढ़िया सवाल है, सामने देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स, 26 ग्रीन बॉल्स, 28 येलो बॉल्स, 38 रेड बॉल्स, 54 व्हाइट बॉल्स। आपको कंसीडर करके बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। पहला लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color। तो अगर देखो मैं वर्स्ट एक सिनेरियो लेके चलूं कि साहब सबसे खराब सिनेरियो वाला एक मेरा होगा जिसमें मैं कोई कलर का फुल ग्रुप नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूं, तो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि साहब मैं 13 क्या ले आऊं, ब्लैक बॉल ले लूं, 19 रेड, 25 ग्रीन, 27 येलो और 37 रेड, सबसे एक एक कम कर लूं और मेरे को ये क्या है, ये एक वर्स्ट सिनेरियो है जिसमें मैं फुल ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया हूं। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया जरा एक बार आप ऐड करके देखिए। तो ये हो गया आपके 32, 25, 57, है ना, 57 एंड 7 64 और 20 84, 84 और 30 114 एंड 7 121 एंड इट इज 174। अब जनरली लोग यहीं पर आंसर करके चल देंगे कि साहब ये तो रॉन्ग हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, किसी एक कलर का तो मिनिमम हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी कलर की एक बॉल और सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही वहां से पिक करूंगा टोटल 175 केसेस में मैं क्या हो जाएगा, मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर यही लगेगा, एन की वैल्यू यही निकल के आएगी जिसमें मैं एटलीस्ट एक कलर का तो फुल ग्रुप बना पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है अगला कि स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। यह समझ रहे हैं, वन बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की एक बॉल मुझे चाहिए। ठीक है, तो कितनी, मतलब आप ऐसे समझो, अगर मैं यहां पर एक बात बोलूं, स्मॉलेस्ट नंबर मुझे चाहिए और लीस्ट बॉल किसकी है, ब्लैक की है, तो मैं उन ब्लैक लीस्ट बॉल को हटा दूंगा अभी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। अभी उसको मैं हटा के चलता हूं, आप ऐसे मान के चलो। मैं कह रहा हूं अभी मैं ब्लैक बॉल को नहीं ले रहा, तो बाकी की बॉल से क्या होगा, बॉल से तो अगर मैं एज द ब्लैक बॉल्स इज द लीस्ट वी कैन ड्रॉ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल्स विदाउट सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल। अगर मैं कोई भी ब्लैक बॉल यहां ना लेके चलूं अभी, तो क्या होगा, बाकी की सारी, है ना, 20 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 38 एंड प्लस 54, कितना हो गया साहब, ये कितना हो गया टोटल, है ना। तो ये हो गया 46 एंड 8 54 और 20 74, 74 और 30 104
and 812, 112 and 54, 112 and 54 कितना हुआ बेटा? 166। तो ये 166 क्या हुआ? हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, आप ये समझना। अगर मैं वैसे बोलूं मैक्सिमम, तो हर कलर में उठा लूं, इसमें 14 और ऐड हो जाएगा, वो मैक्सिमम आ जाए। मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ब्लैक वाला ही हटा देता हूं, क्योंकि वो लीस्ट नंबर का है ना। तो अब क्या है कहानी साहब, इसके बाद जब मैं एक बॉल और सिलेक्ट कर लूं, कौन सी? ब्लैक की। तो यानी कि 167 बॉल्स जब मैं ड्रॉन करूंगा, तो हर एक बॉल मुझे किसकी मिल जाएगी? हर कलर की मिल जाएगी। तो मेरा सेकंड भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब एटलीस्ट आपके वन बॉल ऑफ ईच कलर की आपके सामने आ गई। एटलीस्ट का बहुत ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी फॉर देवडी आपका, ओ सॉरी, डी फॉर देवडी कह रहा हूं, सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से है। और कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से एक चीज बताई है कि प्लेस वैल्यू लिखना शुरू कर दो। तो Z पे क्या होगी? 26, E5, R18, O15। इधर क्या हो जाएगा? 3, 8, 21 एंड 18। ठीक है। अब देखो, मुझे पहले लेटर का अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, कोई स्किप करूं, तो मुझे बाकी सब में क्या नजर आ रहा है? बाकी सब में मुझे नजर आ रहा है +3, है ना? +3। तो क्या ये भी +3 है? तो बेटा सी को आप 3 के अलावा 29 भी लिख सकते हो। तो 26 + 3 कितना हुआ? 29। अब आ जाओ यहाँ पे, पैटर्न समझ आ गया, है ना? तो P16, 12, 1, 25, 5 और 18, है ना? अब ये हो गया। अब यहां से 16 + 3 19, 12 + 3 15, ठीक है, 1 + 3 4, 25 + 3 28, एंड 5 + 3 8, एंड 18 + 3 21। 19 पे एस, इस पर ओ, इस पर डी। ये 28 क्या है? तो ये 28 है 2। 26 + 2, 26 का पूरा अल्फाबेट चला गया। ठीक है, अगेन ए से वापस स्टार्ट हो गया। हमेशा अल्फाबेट साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? बी। 8 पर एच और ये यू। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी फॉर देवडी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जनरली लोगों को ये वाला क्वेश्चन लगेगा ब्लड रिलेशन का, जबकि है ये क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है बेटा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हमेशा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। A is older than B, C and D are of same age, E is the youngest, F is the F is younger than D, F is older than A, है ना? तो बोल रहा है कि मुझे ओल्डेस्ट पर्सन निकालना है। तो इनमें से मुझे कितने स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है ये डिटरमाइन करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला क्या ले रखा है कि ए बी से ओल्डर है, सी और डी इक्वल एज के हैं, है ना? ई यंगेस्ट है, बहुत बढ़िया, ए से लेके एफ तक ही है, यानी कि 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो ई यंगेस्ट यहां हमने लिख लिया। एफ यंगर है डी से, यानी कि डी एल्डर है एफ से। एफ ओल्डर है ए से। ठीक है, तो ये कहाँ फिट हो सकता है? तो साहब ये यहां फिट हो सकता है।
ऐसे, है ना। और सी और डी इक्वल एज के हैं, तो सी यहां आ जाएगा। अब देखो मजे की बात, मुझे अगर कायदे में देखा जाए तो साफ नजर आ रहा है कि पांचों की रिक्वायरमेंट पड़ी, पांचों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग मिक्स डेटा सफिशिएंसी है, ठीक है। ऑल 5 की मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा सफिशिएंसी का हमारे सामने क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी का कभी भी क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं करना चाहिए। जनरली लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो बिना ऑप्शन के करते हैं क्वेश्चन। तो देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी, ऑफ ई टू बी। तो मजे की बात यह है यहाँ किसके बारे में पूछा गया, यहाँ ऐसे रिवर्स चलेगा। यहाँ आपसे ई के बारे में आस्किंग है, ठीक है, फ्रॉम व्हाट बी। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए ई का जेंडर। तो ई का जेंडर मुझे कहां मिला, यहां। कौन सा मिला, मेल मिला। अब ई के संग मुझे चाहिए बी। ई और बी का भाई कनेक्शन तो बनना चाहिए ना कहीं से कहीं तक। जब तक ई और बी होंगे ही नहीं तब तक होगा कैसे काम, है ना। तो अब ई यहां है, बी कहां है, यहां है। तो ऐसे तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बी के संग ए है तो ए का रिश्ता यहाँ सी के संग है, और ई के संग डी है, डी का रिश्ता यहाँ सी के संग है। इट मींस ये साफ साफ है कि स्टेटमेंट 3 से अगर मैं यहाँ पे डी को पकड़ू, डी से मैं जाऊंगा कहाँ, सी, सी से ये पकड़ के आऊंगा मैं ए, और ए से पकड़ के पहुंचूंगा कहाँ, E। इस तरीके से चल के मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन देखो ऐसा है भैया, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। ये चारों से एग्जैक्ट आंसर निकल भी रहा है, इसकी भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो ए और बी एक मैरिड कपल है, कौन क्या है पता नहीं। ई डी का सन है, ओके, ई डी का सन है। डी फादर है सी का, तो ऑब्वियस सी बात है ये रहा। ए और सी सिस्टर है, यानी कि ए ये रहा। एक ए की शादी किससे हुई है, बी से हुई है। तो बी कौन होगा, ई कौन होगा बी का, ब्रदर इन लॉ। यानी कि अब हमें ये बात साफ पता चल गई, हमें ये ऑल 4 की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, तो यहाँ पर भैया ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा सी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है बात। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ऑड वन आउट है, ठीक है। इसमें पूछा है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो भैया सबको समझ में आ रहा है कौन सा होना चाहिए, तो जरा देखते हैं। भाई साहब यहां देख रहे हो आप 91 क्या डिविजिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। 13 7 सा, और 7 का 13 सा। बाकी सब देख रहे हो तो आपको प्राइम नंबर्स नजर आ रहे होंगे। तो ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें एक प्राइम नंबर नहीं है, कम है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है वो आपके ऑड वन आउट में करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंट हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, ये आप सामने देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे करना जरूरी है। चलिए आपसे कह रहा है अब प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू, प्रिंसिपल पी क्यू बन जाता है, ठीक है, इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
विद R% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर वही प्रिंसिपल क्यू अमाउंट बनता है, अच्छा बिकम्स क्यू लिखा है तो ऑब्वियसली बात है क्यू अमाउंट है। जब 1 ईयर में ही, और जब कंपाउंडेड कैसा हो, S% हो, S% एनुअल रेट, और कंपाउंडेड एनुअली हो। तो हमें सबको पता है कि अच्छा अमाउंट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू P 1 + S/100 की पावर 1, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट हाफ होगा। रेट कैसा होगा, हाफ होगा, यानी कि R होगा। और टाइम क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल्स टू P 1 + यहाँ रेट क्या है R/100 की पावर 2। ठीक। अब अगर मैं इतने से को ही देखूं, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले पे चीजें खूब देता है, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से वो आपके संग खेल खेलना चाहता है। और जनरली लोग बेसिक फॉर्मूले को पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो लोग इस तरीके से छोड़ के भागते हैं कि अरे साहब बेसिक फॉर्मूला अगर कहीं पढ़ लिया हमने तो हमारी नाक ना कट जाए, इस तरीके से। और जबकि यूपीएससी हमेशा, ये एक बार का नहीं है, ये हर बार का है, यूपीएससी हमेशा आपके संग ऐसे ही मजे लेगा। ठीक है। अब जनरली लोग यहाँ पे आर लिख के चल देंगे, जबकि वो भूल गए कि ये क्या होना चाहिए, R/200 होना। ठीक है, R/200 होना चाहिए। अब अगर क्यू क्यू इक्वल है तो इसको इक्वल कर लो, पी से पी कट ही जाएगा, है ना। तो 1 + S/100 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 + R/200 की पावर 2। और जब मैंने अभी बोला था ना रेट हाफ हो जाएगा, तब भी दिमाग में लोगों के नहीं आएगी कि यार इन्होंने आर लिख दिया, वो आर मान के बैठ जाएंगे। कोई दिमाग में नहीं लाएंगे कि यहाँ तो R/2 लिखना चाहिए था। ठीक है। अब क्या रखा जाए आर की वैल्यू, जिससे इधर की वैल्यू भी देखी जाए और मेरे को काम बन जाए। तो देखो यार, R/200 है ना, R/200। अब जैसे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा, R > S। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैं इसको प्रूव भी कर ले रहे हैं। तो इसको जब हम प्रूव करने बैठ रहे हैं तो R की वैल्यू क्या रखूं, अगर मैं R की वैल्यू 200 रख दूं, है ना, तो ये 200 से 200 कट गया, 1 + 1 2, यानी कि क्या आ गया 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 4P, है ना। अब Q इक्वल्स टू 4P, अमाउंट दोनों में सेम निकला, तो इसका मतलब इसे भी 4P बनाना है। तो इसकी क्या वैल्यू रखूं, S की। तो भैया यहाँ R की वैल्यू मुझे रखनी पड़ी 200, तो और S की वैल्यू रखनी पड़ेगी 300। तभी ये 3 + 1 4, तभी यहां से Q इक्वल्स टू 4P बनेगा, यानी कि R > S हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। बहुत बढ़िया सवाल। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which give a reminder of 31 when 1186 is divided by these numbers। 1186 को आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको ये वाले जो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, यहां पर रिमाइंडर मिलना चाहिए आपको 31। ठीक है। तो देखो हमें पता है कि हमारा जो कहते हैं हमेशा डिवाइड करना होता, तो क्या चीज अप्लाई होती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
अब डिविडेंड कितना है 1186, ये मुझे पता नहीं है। रिमाइंडर कितना है 31, पहले इधर माइनस कर दो, तो 1186 - 31, यानी कि कितना बचा यहां से फटाफट 5511, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा डिवीजर इनटू क्वोशंट के इक्वल, ठीक है, डिवीजर इनटू क्वोशंट के इक्वल। और आपको यहां पर यही बताना है कि कितने डिवीजर्स होंगे, आपको बस यही बताना। जब भी ऐसी बात आती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा पहले तो ये 11 से डिवाइडेड है, तो 11 तो एक ये हो गया, 11 से कितना आया 105, 105 यानी कि ये 3 से भी डिवाइडेड है, 5 से भी डिवाइडेड है और 7 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अच्छा भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 11 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए इसके, ऐसे ही होगा। हम्म, तो बहुत बढ़िया। अब मुद्दा ये है कि इसके जो टोटल आपने फैक्टर्स पता कर लिए है ना। हम्म, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि वो नंबर्स कौन कौन से होंगे इन 16 में से जो जो आपको क्या देंगे, जो आपको रिमाइंडर 31 देंगे। तो चलो पहले यही देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। तो 1 और ये 16 काउंट कर देख लेते हैं, 3 5 7 11, है ना, ठीक है। इसके बाद 11 के बाद कौन सा होगा साहब बताओ, 3 5 जा 15, है ना, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, ठीक, इतने हो गए। 77 के बाद अभी हम देख ही रहे थे जब 11 से हमने डिवाइड किया था तो 105 भी था। अब 105 3 जा कितना हुआ भाई, 105 3 जा और भी हो सकता है, 11 इंटू 15 165 भी कर लो पहले, ठीक है। क्या 21 3 जा नहीं होना चाहिए, या 21 3 जा 63 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बताओ और कौन कौन से होंगे 165 के बाद, तो 165 के बाद एक होगा आपका 231, 231, एक होगा क्या 385, और एक होगा खुद 1155। अब देखो भाई जब मुझे रिमाइंडर 31 चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वही डिविजर्स लेने पड़ेंगे जो 31 से ग्रेटर हो, 31 से कैसे हो, ग्रेटर हो। अब अगर 31 से ग्रेटर नहीं होंगे तो फिर कैसे, आप खुद सोच के देखो 31 रिमाइंडर देंगे कैसे, तो यानी कि इतने आपके पहले ही चले गए। और कितने चले गए, ये 7, टोटल 16 थे, बचे कितने 9, बचे कितने 9, क्लियर है बात, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन नंबर सिस्टम का, और पहले तो नंबर सिस्टम नहीं बेसिक न्यूमरेसी का, सॉरी, ठीक है। हाँ, पी पी क्यू क्यू आर आर 2 डिजिट नंबर्स हैं, वेयर पी क्यू आर, पी इज लेसर देन क्यू, क्यू इज लेसर देन आर, इफ पी p plus q plus r is tt0, where tt0 a 3 digit number ending with 0, consider the following statement कि p की 5 वैल्यूज होंगी, q की 6 वैल्यूज होंगी, आपसे ये कह रहे। तो जरा एक चीज देखो, मुझे ये p 2 डिजिट नंबर है, तो क्या ये 10p plus p होगा,
हम्म ये क्यू क्यू क्या होगा, 10Q प्लस क्यू। आर आर क्या होगा, 10R प्लस आर, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, T0। ऐसे ही तो है। तो ये क्या हो गया, 11P 11Q 11R। ठीक, तो अंदर क्या बचा, 11 कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, P प्लस Q प्लस R। अब देखो PQR तो सिंगल सिंगल डिजिट ही है ना, और इसका सम क्या आना चाहिए, या तो 10 आएगा तो 110 बनेगा, 20 होगा तो 220 बनेगा, या 30 इसका सम हो सकता है। कोई भी ऐसे नंबर मिला लो आप जिससे आपको 30 सम मिल जाए। भाई अगर मैं 9 8 और 7 सिंगल डिजिट मिला लूं, ठीक है, तो कितना हो गया बताओ जरा, तो भी बेटा 24 होता है जाके। ठीक है, तो 30 हो नहीं सकता, यानी कि मुझे ये पता है कि अब P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू या तो 10 होगी या 20 होगी। तो TT0 या तो 110 होगा या 220 होगा। अब अब आगे क्या किया जाए, बताइए, इसके आगे क्या सोचा जाए। और P Q से कम है और Q R से भी कम। ठीक है, तो अब सोच के देखो क्या किया जाए। अब अगर मैं यहां पर अब नम वैल्यूज बना रहा हूं, अगर मैं P की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू 5 पे आता हूं, तो Q की वैल्यू 6 7 8 9 में से कोई एक होगी, है ना, और R की वैल्यू 9 तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक, आर की वैल्यू बीच में रुक जाएगी, इसीलिए उन्होंने पी और क्यू की मुझसे पूछी। अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं 1 1 रखता हूं तो क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, ऐसे तो जाएगी, है ना। अभी सम हम 10 बनाना चाह रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ 3 पार्ट कर लो, पी क्यू आर अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर पी की वैल्यू 1 है, ठीक, तो क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ, 3, और आर की वैल्यू 6, बन गया 10। अगर इसकी वैल्यू 1 रखी जाए, क्यू की वैल्यू 4 रखी जाए और आर की वैल्यू 5 रखी जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 7 रखी जाए, तो भी मेरे हिसाब से आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पी की वैल्यू 2, हम्म तो 2 जब मैं रख रहा हूं तो क्यू की वैल्यू मैं सबसे पहले 3 और इसकी 5, इधर 2 इधर 4 अगर मैं रखता हूं, तो 2 के बाद 4 कितना आनी चाहिए यहाँ पे भी 4 आनी चाहिए, जो कि आपका नहीं बनेगा। ये भी गया। अब आओ जरा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 3 रखता हूं तो क्या होगी वैल्यू क्यू की, तो जल्दी सोचो। ठीक है, अब देखो मजे की बात क्या है कि अब अगर मैं 3 रखता हूं, इसकी 4 या 5 रखता हूं, तो आर की वैल्यू नहीं रख सकता मैं। इसका मतलब सम ऑफ 10 तो ये होगा, है ना। क्यों ना अब 20 पे चला जाए। तो 20 के लिए अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 2, ठीक, और 20 सम बनाना है ना, तो मैं इसकी वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू कितनी भी रखूं, मेरे हिसाब से जाके अगर मैं यहाँ पर सम बनाना चाहूँ 20 का, है ना, तो 992, और वो पॉसिबल है नहीं, 992 पॉसिबल है नहीं। ठीक है, यानी कि मुझे अब यहाँ पर मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। 3 के संग क्या रख सकता हूँ कि साहब मैं 8 रख दूं और ये 9 रख दूं, है ना। तो देखो 2 3 4 8 तो ऑलरेडी हो चुका है
है ना। अब कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, जरा एक बार 4 रखना। अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 के संग 7 और 9 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 रखता हूं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 और यहाँ 9। तो अब देखो मुझे ये समझ में यहाँ से दिख रहा है कि P की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। Q की वैल्यू देखो 2 3 4, है ना, 6 7 8 6, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है। तो मुझे अब ये समझाना था कि साहब P+Q+R, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका सम लिखना कितना है। ठीक है, क्योंकि TT0 में तो 330 भी पॉसिबल है, लेकिन वो यहां पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 बाय फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1243। तो पहले तो कितने नंबर बनेंगे, 2000 से लेस चाहिए, यानी कि मैक्सिमम मुझे यहां तक चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब ऑल 4 डिजिट चाहिए तो 0 से तो होगा नहीं, यानी कि कहां से होगा, 1000 से। तो अब ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट प्लेस पे तो 1 कंफर्म है, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 कैसे, 1 वे से। बाकी कैसे आएंगे, 3 वेज, 2 वेज और 1 वे, यानी कि 3 फैक्टोरियल। यानी कि नंबर ऑफ कितने नंबर्स बनेंगे टोटल, 6 नंबर बनेंगे। अब वो 6 नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो साहब सबसे पहले तो 1 2 3 4 +1 3 2 4 +1 4, ठीक है, 2 3 +1 4 3 2 +1 3 4 2, है ना, +1 2 4 3, कितने हो गए, 6 हो गए टोटल, है ना। अब सबको ऐड कर लो, और जैसे ही सबको ऐड करोगे आपको रिजल्टेंट मिलेगा 7998। ठीक है, 7998, यानी कि ए फॉर आज की रात आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नीचे ये क्वेश्चन दिख भी रहा होगा प्रॉपर, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise। तो बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। आप में से जाने कितने लोग इस क्वेश्चन को स्किप करके आएंगे जिन्होंने 2023 में पेपर दिया होगा। भाई मुझे 10 चाहिए, कितनी थिंग्स चाहिए, 10। तो सबसे पहला क्या होगा, हम सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, फिर बाकी की 9 थिंग्स सिलेक्ट करेंगे। बोलो हाँ या ना। और क्लॉकवाइज में ऐसी कितनी है, देयर आर 12 थिंग्स, टोटल 12 थिंग्स हैं। और तो इसका मतलब कितने स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट होंगे 12। तो 12 स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस बन सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, सी फॉर सिविल सर्विसेज 12। तो यहां सिर्फ इतना लिख लो कि 12 स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, इस वजह से मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे टोटल 12 सिलेक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पता नहीं किसको कैलेंडर का फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कैलेंडर मिक्स नंबर सिस्टम है, और वो भी उसमें किसका, रिमाइंडर का खेल है। क्या कह रहा है, 10⁻10th डे को एग्जैक्टली आपको बताना है, टुडे संडे है, तो कौन सा डे होगा। अब इस पे मैंने जनरली लोगों को देखा है, लोगों ने क्या किया है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, वो
टोटल डेज लिख रहे हैं फिर उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कई वेबसाइट्स पे ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ ना तो 1 के आगे 10 के आगे 10 जीरोस ही लगा के कर दिया। तरीका समझो। अगर मैं इसको 10 × 10⁻⁹ लिखूं, कोई समस्या? 10⁻⁴ × 10⁻³ और क्या हो जाएगा 10 × 1000⁻³ /7। आप सभी लोगों को याद होगा कि 7 का एक मल्टीपल 1001 होता है। डिवाइड करके देख लो भाई साहब। 7 1 7 बचा कितना 330, 7 4 28 बचा कितना 221, 7 3 21। ठीक है, ये तो सबको ही पता है कि 1001 एक मल्टीपल इसका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 7 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कायदे में रिमाइंडर क्या बचेगा? तो साहब रिमाइंडर बचेगा -1 / 3। और 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। यानी कि 3 इंटू ये क्या -1/3 यानी कि -1, यानी कि क्या हो गया -3। अब -3 कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा 7 - 3 यानी कि रिमाइंडर एक्चुअल में आ जाएगा 4। और जब मैं संडे में 4 ऐड करूंगा, ठीक है, संडे में मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फोर्थ वन थर्सडे। तो आंसर क्या होगा बी फॉर बाहुबली, थर्सडे। इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब अगर 10⁻100 होता, मान लो, मैं यहीं पर तुम्हें ये वाला भी सिखा दे रहा हूं, एक मेरी तरफ से लेके जाओ। 10⁻100 होता तब क्या करते सर? हम 10 × 10⁻99 करते, 10 × 10⁻³ करते, अगेन यहां से 3 और यहां से -1 आता, यहां -3 होता और 7 - 3 हम रिमाइंडर फिर से 4 निकाल। ठीक है चलो, पता नहीं मुझे क्यों आप लोगों को ना बेसिक न्यूमरेसी का डर बैठाया गया है। अब कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जितना डर लोगों ने आपके दिमाग में बैठा दिया है। अब मुझे नहीं पता क्यों बैठाया है। अब क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है बेटा। ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। यानी कि 2 साइकिल है, 2 साइकिल है। ग्रीन से रेड आएगा, रेड से फिर ग्रीन आएगा। फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, सेकेंड 39 seconds, थर्ड 60 seconds. Change the color from green to red. The duration of green and red colors are same. Okay. At 2 p.m. they together turn green. Okay. At what time they will change to green next? यानी कि पहले ग्रीन से क्या आएगा रेड, रेड से फिर ग्रीन। ठीक, तो सबसे पहले तो 25, 39 और 60 का एलसीएम बताओ। एग्जैक्ट एलसीएम निकालना सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये क्या होगा 5⁻²। ये कितना हुआ 3 × 13। ये क्या होगा 15 फोर्जा यानी कि 2⁻², है ना, एंड 3⁻1 एंड 5⁻1। अब नंबर्स की हाईएस्ट पावर ले लो, जो हाई पावर्स हैं उनको ले लो, है ना। लेकिन जितने लोग ये वाली चीज कर रहे थे वो यहीं पे मात खा रहे थे। क्यों बेटा? पहले ग्रीन से रेड आना है, फिर रेड से फिर ग्रीन जाना है। यानी कि एलसीएम इनका नहीं लिया जाना था। तो मैं यहां लिख के इसको कट करता हूं। फिर सर पहले हमें इंटू 2 करके इनका, क्योंकि 2 साइकिल है ना, तो ये हो गया 50, ये हो गया 60, सॉरी 78,
और ये हो गया 120। मुझे इनका एलसीएम लेना था। अब इनका एलसीएम क्या होगा वो देखो। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1 एक्चुअल, है ना। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, 120 क्या हो जाएगा भाई? 60 ये था। तो 12 टेंजा कर लो पहले तो, एंड 4 थ्रीजा, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब जो हाईएस्ट पावर है ना उनको उठा लो बस। तो 5 की पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड 13। कितना हुआ? ये हो गया 120, एंड 120 इंटू 13, 120 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, ये 25 है ना। तो 25 8 सा 200, और ये हो गया 800, एंड 800 3 सा आपके 2400, सॉरी क्या कर रहा हूँ। 25 8 सा 200, 3 सा 60 600, सॉरी एंड 13, दिमाग काम नहीं कर रहा। 7800 मेरा क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। और 7800 भी क्या? सेकेंड्स। और सेकेंड्स का मतलब ये कितना हुआ? ये हुआ 2 hour 10 minute। ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल, पता नहीं क्यों, पेन की वजह से, किस वजह से पता नहीं। ठीक है देखो कभी कभी ऐसे हाल हो जाते हैं मेरे, ठीक है, कि मल्टीप्लाई भी मैं कभी कभी गड़बड़ कर जाता हूँ। और ये कभी कभार ही होता है, पता नहीं क्यों होता है। कुछ कभी कभी एक आध नहीं होता जो वायर जो है ना दिमाग के, वो अपना कनेक्शन लूज कर देते हैं। ठीक है 25 × 8, 800 कर रहा था मैं, जबकि 200, और बोल भी 200, एक बार 200 बोलो, एक बार 800 बोलो, तो बड़ी खराब है। अब 2 PM में 2 hour 10 minute ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 10 PM। आंसर क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बात समझ में आई क्यों 2 साइकिल ली गई, क्यों नहीं ली जा रही थी चीजें? ठीक है, कौन सी चीज क्यों ली गई और क्यों नहीं ली गई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे है, हाँ। चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 40 children are standing in a circle. One of them, say child 1, has a ring. ठीक है, the ring is passed clockwise. Child 1 passed to on to child 2. Child 2 child 4 को देगा, child 4 पास करेगा child 7 पे, एंड सो ऑन। यानी कि 1 पास करेगा 2 को, 2 पास करेगा 4 को, 4 पास करेगा 7 को, तो 7 किसको पार करेगा? देखो यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 2 का है, या 3 का है, तो अगला कितने का होगा? 4 का। 11 को, 11 किसको? 16 को, 16 किसको? 22 को, 22 किसको? 16 और 6 का डिफरेंस आ गया ना, 9, 29 को, 29 वाला किसको करेगा? 8 का, यानी कि 37 को। अब 37 के बाद तो 40 को तो करेगा नहीं, है ना। तो अब क्या होगा? अब सर्किल फिर से रिपीट होगी। अब क्या बोला? आफ्टर हाउ मैनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग child 1 विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ child 1 अगेन। तो अब 37 के बाद मुझे ये कितने का अंतर हो गया? 8 का हो गया, मुझे 9 का चाहिए। 39, 37 एंड 9 कितना होता है? 46। यही सेम अल्फाबेट वाला, 40 के पास नहीं जा रहा, सीधा 46। तो 46 तो है ही नहीं, 40 स्टूडेंट है, तो 46 का मतलब क्या है? इसके बाद किसके पास पहुंच जाएगा? 6 के पास। ठीक है, नाउ 10 16 के पास, 11 27 के पास, फिर 12 39 के पास। 39 के बाद कितना? 13 ऐड होना है।
13 ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे 12 हो गया, तो 29 एंड 13 कितना हो गया बेटा, बताओ 52। तो 52 का मतलब कितना हो गया, 12। अब 14 ऐड करा तो कितना आ जाएगा, 26। इसके बाद जब मैं 15 ऐड करूंगा तो वो कितना होगा, 41। यानी कि अगेन ये कौन सा है, फर्स्ट स्टूडेंट है जिसके पास वापस आ गई। तो कितने इंसिडेंट लगे, तो 3 एंड 3 6 एंड 3 9, 3 12 और 3 15 एंड 1 16। यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसा आपको फील होगा। सवाल दोबारा पढ़ो कि आफ्टर हाउ मैनी सच इंसिडेंट, ठीक है, चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, यानी कि ये आपका हो गया, तो यहां तक कितने चेंजेस हुए वो बताना। यहां तो उसके पास आ ही गया ना, तो यहां तक के कितने हैं साहब, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो सी आंसर नहीं, आंसर था इसका बी, लैंग्वेज में घुमा दिया, ठीक है, लैंग्वेज में घुमा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और लाजवाब सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता था मुझे ये वाला हमेशा। जेड, जेड वाई, वाई वाई एक्स, क्या दिया ये, 2 3 4 5 डब्ल्यूज, एक सेकेंड, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, जेड 2 टाइम्स है, फिर वाई 3 टाइम्स है, एक्स 4 टाइम्स है ना, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है। फिर क्या है, डब्लू 5 टाइम्स है, ठीक है सर, फिर क्या किया जाए बताओ। अब जेड से पहले क्या होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं होगा। और फिर ए तक ये मामला जा रहा है, ए तक ये मामला जा रहा है, 2 से लेके 27 तक होगा। मतलब कैसे होगा सर, थोड़ा समझा दो हमें सर। तो बेटा मेरे लाल, जरा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, जेड 2 टाइम्स, वाई 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, सॉरी, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, डब्लू के बाद क्या आएगा, वी कितने टाइम्स, 6 टाइम, देन यू 7 टाइम्स, ऐसे करते करते ए कितने टाइम्स हो जाएगा, तो ए होगा 27 टाइम्स। तो यानी कि ये 2 से और ये 27 तक, भाई साहब टोटल कितने हुए। अब जनरली लोग गलती क्या कर देते हैं यहां पर, जनरली लोग आपको ये गलती करते नजर आएंगे, एक वो फॉर्मूला पता नहीं कौन रटवा रहा है, n+1/2, ये तब ही लगता है जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मुझे चाहिए कि 2 से लेके 27 तक टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो, एवरेज निकाल लो, 2+27/2, 29/2 यानी कि 14.5, और 2 से लेके 27 तक कितने होंगे नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे, अगर 1 से लेके 27 तक होता तो 27, अब 2 से लेके आपके कितना है, 27 तक का, यानी कि 26 होंगे, यानी कि इनटू नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि ये कितना आ गया, 377। ये इस पूरे का सम है, ये इस पूरे का क्या है, इस पूरे का आपके क्या हो गया, सम हो गया। अब
आपको पता है कि अब अगर मैं नंबर ऑफ जोड़ूं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी होंगी यहाँ पे, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने नंबर्स लिखे जा रहे हैं वो भी 377 है। तो एक बात बताओ, 189th जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, हाँ या ना? ये सम वाले तरीके से आप यहाँ टोटल गिन सकते हो कि ये कितने हैं। तो हमने कहा ठीक, तो क्या करें, तब तक सब्ट्रैक्ट करो जब तक 189 ना आ जाए। तो 377 में से मैंने सबसे पहले ए 27 टाइम्स, बी 26 टाइम्स, सी 25 टाइम्स, डी 24 टाइम्स, ई 23 टाइम्स, एफ 22 टाइम्स, जी 21 टाइम्स एंड एच 20 टाइम्स। बेटा ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल करके देख के बताओ जरा मुझे ये कितना हुआ। वीडियो पॉज करो और टोटल करके मुझे बताओ ये कितना हुआ। तो ये हुआ होगा आपके 188, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मिलेगा क्या, 189। और ये कहां तक हो गया था, एच तक, यानी कि लेटर आई आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आप वो n+1 वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं, की बात नहीं है। आप क्या करें, क्या करें, आपको फर्स्ट वाले को 1 मान ले और लास्ट वाला मुझे निकालना है, तो कैसे निकलेगा, लास्ट लेटर क्या निकलेगा, बाद में वो 1 हम माइनस कर देंगे, है ना। तो ऐसे निकलेगा 1 से लेके 27 तक का आप निकाल लो, यहाँ पे 1 और लिख लो, ऐसे ही एक इमेजिनरी नंबर 1 से 27 तक, तो 27 इंटू 1 प्लस 27 अपॉन 2, तो 27 इंटू 14 कितना हो गया, 28 एंड हाँ 98, ये हो जाएगा 378। अब ये जो 1 लिखा था ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी कितना आएगा, 370। ठीक है, तब वो ऐसे अप्लाई हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का पेपर टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था। और प्रॉब्लम टीचर्स के संग क्या थी, ये लोग कॉन्सेप्ट बताने पे फोकस ही नहीं करते थे, ट्रिक 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 ट्रिक, इसके ऊपर फोकस ज्यादा होता था। ठीक है, हम आज भी कोई एसएससी का टीचर आएगा वो एक ट्रिक बता देगा, ठीक है, किसी क्वेश्चन में हमें लगेगा वाह, अगर हम इनसे पढ़ लिए तो हमारा क्वांट हो जाएगा। अरे भाई आप ट्रिक के बेसिस पे क्वांट नहीं करना है, ये भूलो मत। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज P ग्रेटर देन Q, क्या P Q से ग्रेटर है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। और आपसे स्टेटमेंट 1 दिया है कि P क्रॉस Q इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता था क्वेश्चन का, है ना, कोई मतलब ही नहीं बन रहा था क्वेश्चन का। फिर P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, तो अगर P की वैल्यू 3 रख लें, Q की वैल्यू 2 रख लें, वही एक बनता भी है, या फिर 2 और 1 रख लें, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, है ना। तो ऑब्वियसली बात है 2 × 1 हो जाएगा क्या, ग्रेटर P स्क्वायर Q स्क्वायर। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ P की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 4 5 भी हो सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम ये कैसे बताएं कि इज P ग्रेटर देन Q, क्योंकि अगर P और Q मैं 1 1 ले लेता हूं तो पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर निकल जा रहा है, दूसरे वाले से नहीं निकल रहा है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना। तो ऐसे केस में डेटा सफिशिएंसी में आंसर क्या किया जाता है, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, चलिए, ओहो, और कहाँ है डेटा सफिशिएंसी। हम्म
ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू माइनस आर greater than P minus R plus Q, where P, Q, R are integers। यही वाली बात कह रहा है, और कह रहा है कि P माइनस क्यू इज पॉजिटिव और P माइनस R इज नेगेटिव। तो अगर P माइनस क्यू में ये कहा जा सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है पहले वाले स्टेटमेंट से, P इज ग्रेटर देन Q। और सेकंड वाले से क्या समझ में आ रहा है, P इज लेसर देन Q। ठीक है, अच्छा अब अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना जरा। P प्लस क्यू, यहां से क्या मिला मुझे, P इज ग्रेटर देन Q, और यहां से P इज लेसर देन R, है ना। P प्लस क्यू माइनस आर, तो माइनस P प्लस क्यू माइनस आर, है ना। तो P से P कटा, यहां से मिला 2Q माइनस 2R, 2 बाहर, Q माइनस R, यानी कि ये वाली बात साफ हो गई कि Q इज ग्रेटर देन R। यानी कि एक सेकेंड, एक सेकेंड, Q R से बड़ा है, P Q से भी बड़ा है। ओके है भैया, ये तो कुछ गड़बड़ है। हम्म, ये तो कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को मिक्स कर रहा हूं तो मुझे कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां से अगर देखा जाए तो, है ना, इस वाले से, तो इस वाले से मुझे ये पता चलेगा आर इज ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन पी, है ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। तो अब क्या आंसर यहां पर लगाया जा सकता है, तो या तो ये वाली चीज सही होनी चाहिए या ये वाली चीज। तो अब मुझे अगर ये वाली चीज को स्टेब्लिश करना है तो खाली क्वेश्चन को लेके नहीं, मुझे दोनों स्टेटमेंट को लेके चलूंगा, तभी मेरी ये वाली चीज स्टेब्लिश हो सकती। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। तभी मैं यहां पर क्लियर कर सकता हूं कि भैया P माइनस क्यू पॉजिटिव और P माइनस आर को नेगेटिव, दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। और देखो अगर P माइनस आर नेगेटिव आता है और प्लस क्यू है, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। और P माइनस आर अगर नेगेटिव हो रहा है, सॉरी P माइनस क्यू पॉजिटिव है ना, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहेगी। P माइनस आर निगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव में रहेगी। और मुझे यहां पर यह पता करना था कि वो ग्रेटर है कि नहीं, इस चीज से मुझे बड़े इजीली पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दोनों को मिक्स करके। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आप बिना पेन के भी बना सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, किसके, डेटा सफिशिएंसी के भी, और आपके कॉन्सेप्ट, उसके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट। इन अ पार्टी 75% ने टी ली, 65 ने कॉफी, 15 ने दोनों। ठीक है, तो नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो भी बंदा मिल्क नहीं ले रहा है उसने चाय ली है। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो कितने लोगों ने पार्टी की। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे टोटल निकालना होता है, तो मुझे टोटल निकालने के लिए सबसे पहले की नीड होती है कि जो ओनली वाले पर्सन हैं, जिन्होंने ओनली टी ली, ओनली कॉफी ली, उन्हीं का सम करना होता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो अब अगर मैं इसके वेन डायग्राम को देखूं यहाँ पर,
है ना। तो 15 ने दोनों चीजें ली हैं, यही कह रहा है ना। 75 ने टी ली और 60 ने कॉफी। ओनली प्लस बोथ वाले से ही टोटल निकलता है। अदरवाइज आप ये करो कि 75 प्लस 60 माइनस 15, तो इससे इतने पता चल जाएंगे कि जिन्होंने या तो टी प्रीफर करी है या कॉफी प्रीफर करी है। 75 माइनस 15 दैट इज 60 एंड इट विल बी 45। ये इतने लोग टोटल हैं, यानी कि 75 प्लस 45 यानी कि 120। 120 लोग ऐसे इन्होंने चाय ली या कॉफी ली। अब बोल रहा है 50% टुक मिल्क। भाई ऐसा तो नहीं, एटलीस्ट वन ड्रिंक बोला है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने टी और कॉफी दोनों का भी तो जिक्र है। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने मिल्क और टी दोनों लिया हो। बताओ हाँ या ना। ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आप मना कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि भैया किसी ने कहते हैं कॉफी और मिल्क दोनों लिया हो। तो स्टेटमेंट वन अकेले तो नहीं बोल सकता कि भाई साहब, क्योंकि ये 50% बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अलग है। जिन्होंने मिल्क तो लिया ही लिया है वो वाली बात ठीक है, मिल्क के साथ और क्या लिया है मैं ये वाली चीज यहां पर डिसाइड नहीं कर सकता। अब सेकंड वाला आता है कि भैया वो 5 टाइम्स है कि नहीं है। तो देखो अगर मैं, तो फर्स्ट वाले से तो साफ पता चल गया कि नहीं होना है। अगर मैं ये कह दूं कि एक्स मैंने मान लिया ओनली मिल्क वाले, है ना, यानी कि अगर अब मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं अटेंडेड द पार्टी, तो 120 प्लस एक्स करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया 120 प्लस एक्स। अब मुझसे क्या बोला गया है, स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है किसका, जिन्होंने ओनली मिल्क लिया, यानी कि इक्वल टू 5x। तो 120 इक्वल टू कितना हो गया 4x, और x इक्वल टू कितना आ गया 30। ये 30 वो लोग हैं जिन्होंने ओनली मिल्क लिया है, ओनली मिल्क लिया है। अब इसकी वजह से टोटल कितने हो जाएंगे, 120 प्लस एक्स यानी कि 150। तो हाँ साहब 5 टाइम्स मुझे नजर आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट टू मेरा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। इससे ही मुझे पता चल जा रहा है कि 150 लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो आंसर इसका क्या लगेगा, इसका आंसर लगना चाहिए आप मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। The question can be answered by using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, व्हाट इज द नंबर, ओके, the sum of the digits of number is equal to the product of the digit। मतलब अगर मैं x y z एक 3 डिजिट नंबर ले लेता हूं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है एक्स वाई जेड के। आप खुद बताइए क्या इससे आंसर मिल सकता है, क्या इससे आंसर मिल सकता है। सर बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, जैसे अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 ले लूं, तो 123 132 213 ऐसे मुझे नंबर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, लाइक 1 2 3 1 3 2, ठीक है, 3 2 1, ऐसे वाले तो मिल जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली exactly कौन सा नंबर होगा ये मुझे नहीं पता। द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, जो नंबर है मेरा एक्स वाई जेड, अब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल हो तो क्या हो जाएगा,
तो अगर मैं मान लो यहाँ दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कर भी दूं या ना करूं, इस वाले को ही रखूं, तो यहाँ से जो नंबर्स मिलेंगे वो पता है कैसे मिलेंगे? 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। ठीक है, तभी तो होगा 1 1 1 नंबर हो गया, अपॉन में कितना हो गया? 3। 2 2 2 हुआ, अपॉन में कितना हो गया? 3। या 1 2 3 भी हुआ तो अपॉन में कितना हो गया हमारे? 6। इससे भी एग्जैक्ट नंबर कैसे पता चलेगा? तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि भैया क्वेश्चन को दोनों स्टेटमेंट से मिला के भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60, 5 चिल्ड्रन है विद एजेस लाइक दिस। मैं कहूंगा एक काम करो, आप ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाओ। वीडियो को मैं टाइम दे रहा हूं आपको आराम से, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लिया टाइम, आगे बढ़े? चलो, मैंने भी आपके संग आराम से रुक गया, मैं कहा कर लो आप एक। हाँ जी, सारे चिल्ड्रन जो है सबकी एजेस कैसी है? डिफर बाय 2 इयर्स। ठीक है, यानी कि अगर एक की एक्स होती तो अगले की x+2 होती, उसके अगले की x+4 होती, उसके अगले की x+6 होती, उसके अगले की x+8 होती। ऐसे ही तो हो रही होगी, है ना? ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यंगेस्ट चाइल्ड का एज बताना है। द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट, यानी कि x इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 3x+8, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो गया? 3x+24। ठीक, ऐसी तो बोल रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट, ऐसी तो कह रहा है आपसे। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? बिल्कुल गलत लिख दिया सर। एल्डेस्ट की एज 3 times है यंगेस्ट से, यानी कि यहाँ आपने गलत लिख दिया गुरुजी। क्या होना चाहिए? 3x = x+8, यानी कि यहां से कितना हो गया? 2x = 8, यानी कि x = 4। तो इसकी आपको पता चल जाएगी यहां से 12। तो स्टेटमेंट 1 से मेरा आंसर निकल सकता है। अब एवरेज एज दे रखी है 8 इयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे निकालोगे सर? x प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट कॉन्जिक्यूटिव है, x+8/2 = 8, निकल गया एवरेज। तो यहां से क्या हो गया? 2x = x = 4, और जब x = 4 मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है यंगेस्ट चाइल्ड की आ जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 से भी आपका आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हो डेटा सफिशिएंसी को आप किस तरीके से कर सकते हो। मुझसे कोई बोलता ना कि साहब नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्या, मैं कहा होगा, ओके, लेकिन मेरे हिसाब से डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। और डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपको पूरा क्वांट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जामिनेशन है, मैक्सिमम मार्क्स, और ठीक है दे रखे हैं ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQR, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं कितने? 100। कितना दे रखा है? 100।
ठीक है। और आपसे कहा गया है कि भैया इसको सॉल्व करो और हमको बस इतना बता दो घुमा फिरा के कि 99% उसका स्कोर आ रहा है। ठीक है। तो एन डिफरेंट वेज क्या होंगे इस चीज को निकालने के। अब देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर कोई मुझसे बोले कि ये क्वेश्चन कैसा था, तो मैं कहूंगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का कुछ वजूद था, क्योंकि इसमें एन डिफरेंट जो आपको निकालने को कहा है इसने, इसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, इसमें मेहनत लगेगी। और जो नंबर ऑफ वेज यहां निकालने की बात आएगी, ठीक है, वो आएगी आपके स्टार्स एंड बार्स फॉर्मूला से। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं ये कैसे करना है, मुझे ठंड सी लगने लगी अब। ठीक है, तो देखो पहले तो चारों एग्जाम मिला के टोटल कितना हो गया, 4 × 100 यानी कि 400। इसका 99% यानी कि 396। अब कितने का डिफरेंस है, यानी कि 4 का। कितने का डिफरेंस है, हमारे पास 4 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये 4 मार्क्स का डिफरेंस कैसे कवर होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो एक बार ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में ही डायरेक्ट 4 मार्क्स कम हो, है ना। एक वे तो ये हो सकता है, ऑल 4 पेपर्स में 1 1 मार्क कम हो, सेकंड पेपर में डायरेक्ट 4 मार्क्स कम हो। समझ रहे हो ना, ऐसे वाले वेज तुम्हें निकालने हैं। तो क्या निकाला जाए, तो इसका तरीका क्या होता है वेज निकालने का। ठीक है, वेज निकालने का n+r−1 c कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद r−1। और यहाँ n और r की वैल्यू ऑब्वियसली बात है सेम हो रही है। ठीक है, सेम हो रही है। n = 4 क्या है, टोटल मिसिंग मार्क्स। और r = 4 क्या है, आपके 4 पेपर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4+4 - 1 7c। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 35। ठीक है, 35। तो ये था वो क्वेश्चन एक्चुअल में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मेरे हिसाब से अच्छा था। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब ये आपका काम होगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज ये समझाएंगे कि क्या हमें यही फॉर्मूला रटना चाहिए, या हमारे पास कोई और तरीका ही है। हम्म, आप हमको ये सोच के बताएंगे। तो तरीका है, एक तो ये तरीका था जिसमें आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ता। दूसरा तरीका क्या है, देखना। ओ सॉरी, ऐसे रख, ध्यान से देखना। हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर ऑल 4 पेपर में 99 99 99 99 99 आए, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 वे से, बताओ। ठीक है,
अब दो पेपर में 99 आए, एक पेपर में 98 आए, और एक पेपर में 100 आए, तब भी तो बनेगी बात। तो अब क्या होगा, कितने तरीके से हो गया, 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में जो रिपीट हो रहे हैं, 99 टू टाइम्स रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। ये कितना होता है, 24/2, यानी कि ये कितना हो गया, 12 वेज। हम्म ऐसे ही एक ऐसा हो सकता है 99 हो, एक में 97 हो, है ना, और दो में 100 हो। तो क्या हो गया साहब, 4 फैक्टोरियल तो है ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 2 टाइम्स, इस बार 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12 टाइम्स। हम्म और क्या हो सकता है, बोले साहब 98 हो, और 100 हो। ठीक है, तो क्या होगा साहब, 4 फैक्टोरियल। अब अपन में 4 फैक्टोरियल मत कर देना, 98 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, 100 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, 24/4, यानी कि 6 वेज। अब ये बताओ कितना हुआ, ये टोटल 31 वेज तक तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब जिसने यहां तक कर लिया होगा, है ना, तो वो तो सबसे पहले आंसर तुरंत लगा सकता, बोले साहब मेरा आंसर होना चाहिए क्या, मेरा आंसर होना चाहिए आपके क्या बोलते हैं उसको, 35। लेकिन जो 4 वेज बचे हैं वो कैसे निकलेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बची कि मेरे एक पेपर में 96 हो, बाकी तीनों में 100 हो। तो ये क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 100 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, ये कितना होता है 24, यानी कि 4 वेज। अब इन सब को तुम ऐड कर लोगे और आंसर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, दोनों मैंने तरीके बता दिए, एक तो n+r−1 c r−1 वाला भी, और एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा, ओहो, फ्लैग हमसे बनवा रहा है इस बार। हम्म, क्या कह रहा है, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर्स रेड ग्रीन येलो। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन so that no two adjacent strips has the same color, same color। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन की कहानी। तो आप बोलोगे सर क्यों ही ज्यादा दिमाग लगाना, बोले साहब देखो, सम और ऑल बोला है ना, सम और ऑल बोला है। तो मैं फर्स्ट स्ट्राइप का क्या करूंगा, मैं फर्स्ट स्ट्राइप में तीनों कलर ले ले रहा हूँ, रेड येलो ग्रीन। कितने वेज से, 3 इंटू, नेक्स्ट वाले में क्या लूं भाई, अब जब सेकंड स्ट्राइप आएगी तो मुझे मुझे फर्स्ट स्ट्राइप से अलग कलर चूज करने हैं, है ना, और वो भी कैसे, कैसे, तो हमारे पास दो कलर ऑप्शन बचे, कौन सा, रेड येलो और रेड ग्रीन, ऐसा वाला, ऐसा वाला ही तो मिला, हमारे पास दो कलर ऑप्शन बच रहे होंगे। हम्म अब अगली बार फिर से जब मैं करूंगा तो पिछले वाले के हिसाब से फिर मुझे दो कलर ऑप्शन बचे, फोर्थ स्ट्राइप में फिर वही वाली कहानी हुई। तो 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप मेरे आराम से कैसे हो जाएंगे भैया, 3 × 2 × 2 × 2, टोटल कितना हो गया, 24। तो सी फॉर सिविल सर्विसेज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ कह रहा है साहब एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका मीजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ, टाइल्स ऑफ 140 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड ही बना लो। लाइक दिस, तो ये हो गया 400, ये हो गया 220 सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो। ठीक है, इसमें 140 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की आपको टाइल बिछानी है और ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एक टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ द फ्लोर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स कैन बी अकोमोडेट। ओके, यार देखो क्वेश्चन एक्चुअल में ना ये डायरेक्शन का भी है। अब देखना, पहली टाइल ये रही, मैंने यहाँ तक। ठीक है, कैसी वाली हो गई ये 140 बाई 60 सेंटीमीटर। दूसरी टाइल बिल्कुल पैरेलल है, जरूरी नहीं है इससे मिली हुई हो, ऐसे भी हो सकती है। दूसरी टाइल, ठीक है। हम्म, तीसरी टाइल एक ये रही। बोलो, तीन टाइल तो ये हो गई, है ना। तीन टाइल आपके 140 बाई 60 की ये हो गए। अब और एक सेकेंड, 60 60 60 180, तो अब नीचे 40 सेंटीमीटर बचा होगा, तो वो तो अब यहाँ पर कोई भी उसके हिसाब से नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब। अब नीचे इसमें कोई भी नहीं आ पाएगी। अगर मैं सबको मिलाने के साथ वो करूं तो भी 60 60 60 आपके ये हो जाएगा, है ना। प्रॉपर बना ही देते हैं, तो छोटा। ये ऐसे लग गई। ठीक है, तीन। अब इसके बाद 140 सेंटीमीटर यहाँ कवर हो चुका है, यानी कि बचा कितना, 260। हाँ, तो अब 260 में एक तो यहाँ पर 140 की आ सकती है, बोलो हाँ या ना। 140 और 140, बोलो भाई सारे लोग। ठीक है, अब देखो भैया हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और तरीका बच नहीं रहा है। स्लाइड है, लगा के ही देखनी पड़ेंगे। जिसको डायरेक्शन अच्छे से आ गया है वो तो बड़े आराम से इसकी जो ये डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है ना, ये कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, हाँ। अब सॉरी वन, ये एक इधर होगी 140। अब चलो एक और लगा लेते हैं यहाँ पर, देखते चलना भाई अब है। बड़ा हिसाब से इमेज बनानी पड़ती है। चलो, एक 140 की ये हो गई, दो, एक 140 की ये हो गई, तीन, तो पांच ये हो गई, और एक
टोटल 6 तो ये हो गई, ठीक है। तो 280 ऑलरेडी कवर हो चुका है, इधर कितना बचा है 120। तो जब अब 120 बचा है, यानी कि मेरे हिसाब से यहां पर 6140 की एक इधर आ जानी चाहिए, एक इधर आ जानी चाहिए। बोलो बात। 6140 की एक यहां आ जानी चाहिए। कितना हो गया 8। और अभी भी कितना बचा हुआ है, अगर अभी भी मैं देखूं यहां पर एक्चुअल वे पूरा देखूं तो देखो 60 60 60, तो ये तो यहाँ खत्म हो ही चुका है ना। अब यहाँ कितना हुआ, ये 140 140 280 280 280, अभी नीचे का पोर्शन यहाँ बचा हुआ है कितना 280 के बाद 120 उधर का, और आपके ये मैं पूरा ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 140 कवर हुआ है, तो 80 अभी इधर का बचा है। तो यहां पर 60, और मतलब ये घुसेड़ घुसाड़ के यहां पर एक स्लाइड, एक टाइल आपके ऐड करी जा सकती है। बताओ बात, हाँ या ना, बोलो। तो टोटल मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्या, देखो एक्चुअल आंसर तो इसका मेरे हिसाब से 8 होना चाहिए, क्योंकि वो घुसेड़ घुसाड़ के करनी पड़ेगी। लेकिन अब यूपीएससी की जो आंसर की आई, उसमें उन्होंने आंसर दिया है 9, ठीक है। तो हम इसका आंसर 9 ही मान लें, तो ज्यादा अच्छा है कि एक यहां पर घुसेड़ घुसाड़ के हम रखते हैं, ठीक है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 5 पर्सन्स PQRST, है ना, PQRST, each of whom has to be assigned one task, ठीक है। 5 लोग हैं, 5 तो टास्क ही हो गए, है ना। P और Q में से किसी को टास्क 1 नहीं मिलेगा, टास्क 2 R या S में से किसी को मिलेगा, तो R को मैंने मान लिया यहां पर, ठीक है। और P और Q को नहीं मिल रहा है 1, यानी कि या तो S को मिलेगा या T को मिलेगा, है ना। तो अगर मैंने यहां S को मान लिया, तो 3 4 5 में से ये जो है, अगर यहाँ पे S फिक्स हो गया, तो P Q और T में से कोई एक आ सकता है। इन तीन में से कोई एक यहाँ फिक्स होगा, तो फिर एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ऐसे ही तो होना है, ऐसे ही तो होना है, कोई और तो जरिया नहीं है। तो यानी कि पहला केस क्या कहता है कि 2 वेज, 1 वे, 3 वेज, 2 वेज और 1 वेज। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया साहब 2 और 1 3 3 6 एंड 3 9, है ना, 9 हुआ ना, 9 हुआ ना। बहुत पिट हो गए, बहुत पिट हो गए भाई, मल्टीप्लाई करनी होती है, भूला मत करे करो। 12। अगला क्या केस बन सकता है कि मैं इसको यहाँ पर S को दे दूं। तो अगर मैं S को दे रहा हूं, तो पहले वाले में अब R या T आ सकता है। तो अगेन वही 2 वेज, 1 वे, यहाँ 3 वेज, 2 वेज और 1 वे। टोटल यहाँ पे भी कितने हुए 12 वेज। टोटल कितना हो गया आपके 24, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम ईच। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाय एट लीस्ट 7 कॉइन्स।
एटलीस्ट 7 कॉइन्स। तो देख ले भैया, तो देखो एक तो मैं ले ले रहा हूं 50 ग्राम का कॉइन, है ना, प्लस और कितने ग्राम का लूं, दो मैं ले ले रहा हूं 10 ग्राम के, प्लस कितना हो गया 70, एंड 4 कॉइन्स 2 ग्राम के, तो कितना हो गया एटलीस्ट 7, यानी कि फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। अच्छा 78 ग्राम के लिए दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7। मजे की बात देखो भाई साहब, ऊपर वाला भी सही है और हम नीचे वाले को देखो, देखो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। देखे साहब, एक 50 ग्राम का है ना, एक 25 ग्राम का। अब अगर ये आपने किया तो फिर तो आपका बंठाधार होना है ही है, ठीक है। अब क्योंकि 1 ग्राम है नहीं ना, मुझे 3 ग्राम यहाँ पे चाहिए, तो मैं 5 ग्राम का ऐड करूंगा, 2 ग्राम का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो टोटल कितने चाहिए यहां से मुझे 4 कॉइन्स, यानी कि सेकंड भी सही है, आंसर क्या होगा सी। अब बताओ, अब बताओ, देखो एक ही क्वेश्चन आपसे कितना कॉन्ट्राडिक्ट करा रहा है, आप ये देखें, करा रहा है कि नहीं करा रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। अब लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में ये उठता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में मुझे सोचें और समझाएं कि सर एक कोई सही होना चाहिए ना, दोनों कैसे सही हो जाएंगे। 2 ग्राम का इधर दूसरी तरफ रख के मैंने बैलेंस कर दिया उसको, एक तरीके से समझ लो स्केल को, नहीं तो दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जिसे देख के ये चिल्लाया गया कि बताइए, बैंक की रीजनिंग पूछ ली, बैंक की रीजनिंग पूछ ली। तो पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, रीजनिंग पे बैंक ने पट्टा नहीं लिखाया है, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी का है। इससे पहले यूपीएससी सी सेट के मास्टरों को मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े नामी मास्टरों को भी कोडेड इनइक्वालिटी टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था। इससे पहले सबने आपको एक ही शिक्षा दी थी 2023 के पेपर से पहले, कि सी सेट का पेपर है, क्वालिफाइंग है तो इजी ही आएगा। और हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसे ये वाली बात बैठ चुकी है, ठीक है, जितने एस्पिरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि यूपीएससी सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग है तो इजी ही आना चाहिए। वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और पहली बात, पता नहीं आप लोग क्यों ये वाली बात नहीं समझते हो कि इजी मीडियम टफ ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिए एक मिथ है। जो चीज आपके लिए टफ है मेरे लिए इजी है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि वो इजी है कि टफ है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो हर चीज टफ ही है, ठीक है ना। अब देखो, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है लेसर देन इक्वल। नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है, नॉट स्मॉलर देन का मतलब ग्रेटर इक्वल। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब क्या होगा, लेसर। और ना स्मॉलर ना ग्रेटर का मतलब क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ क्या कैसे दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है बीच में, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड दे रखा है, हाँ यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, तो ये क्या है, ये रहा, और ये क्या है, इक्वल। अब देखो यहाँ तो टी कनेक्शन बना रहा है, यहाँ आर कनेक्शन, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पता है कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब देखो तुरंत आपका एक स्टेटमेंट बिल्ड हो गया, ठीक। अब प्लस माइनस यानी कि इक्वल होना चाहिए, और प्लस मतलब यहां पर। तो अब देखो Q और T के बीच में ऑब्वियस सी बात है सर, फादर का है, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है,
फादर हेड ऑफ द फैमिली है, यहाँ इक्वल है तो ये गलत। एस ग्रेटर देन क्यू, ठीक है, एस ग्रेटर देन क्यू, हाँ जी भाई साहब ये सही होगा। आंसर होगा क्या, बी। आंसर क्या होगा, ठीक है बात, ये मैंने सही लिखा था ना यहाँ पे, हाँ। ये था आपका कोडेड इनइक्वालिटी, जिसके लिए इतनी मगजमारी आप लोगों के साथ करी गई। टफ है, टफ है, टफ है, बोल बोल के, बोल बोल के जिंदगी नरक बना दी बच्चों की। चलिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर साथ साथ लगे हुए हैं। एक रिमाइंडर का है कि 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6, तो क्या होगा रिमाइंडर। अरे सर, 2 की पावर अगर ऑड होती है, ठीक है, और वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑलवेज रिमाइंडर 2 होता है। 2 की पावर इवन होती है, ठीक है, और मुझे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो वो रिमाइंडर 4 होता है। तो इसमें फालतू दिमाग ना लगा के मैं सीधा आंसर कर सकता था, सीधा। सीधा आंसर कर सकता था। लोग इसके लिए तो मैं पावर को डिवाइड करना सिखाएंगे, तो यहाँ से 2 पावर को 4 से डिवाइड कर दोगे, साइकिल रिपीट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब 2 की पावर आते हैं 4 बचेगा डायरेक्टली यहाँ पे, वो 16 हो गया, डिवाइड बाई 6 कितना आएगा। ऑब्वियसली बात है 4 रिमाइंडर। अब ये देखो, इसका तरीका सीधा बता, पहले काउंट कर लो विद ब्लैंक स्पेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो 5 5 के पहले पेयर वो ग्रुप बना लो। अब मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बी बी सी डी था ना, तो यहाँ ए बी सी सी डी कर दूं, यहाँ पे ए बी सी डी डी कर दूं, और यहाँ ए कर दूं। पहले डी 2 टाइम्स, फिर सी 2 टाइम्स, फिर बी 2 टाइम्स, फिर ए 2 टाइम्स। कौन सा आंसर होना चाहिए, डी डी सी ए, डी फॉर देव डी, करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को पहले उड़ाया करो, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन वही, यही तो मैटर करता है। क्वेश्चन सिलेक्शन इसीलिए बच्चे को सिखाना चाहिए, ताकि उसे पता रहे कि क्या करना है पेपर में। अब क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी, आपको रिजल्टेंट मिलेगा क्या, डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। अब जब डी ई एफ को अपन GHI में ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है क्या, 975। अब E की वैल्यू मुझे 0 दे रखी है, F की वैल्यू 8 दे रखी है, तो D08 ये आपको मल्टीप्लाई करके लाना है ना। अब अगर F की वैल्यू 8 है, तो I की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 7 होगी। 15, 5 कैरी 1, ये 0 है, तो H हमारा 6 ही होगा। 7 आ गया। अब D की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, 4, और G की वैल्यू 5। अब 4, B की वैल्यू यहां से निकल के आ गई कितनी, 2, 2 जा 8। अब 4 से A की देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तब E आएगा। हम्म, तब E आएगा। तो अगर C की वैल्यू, B की वैल्यू 2 है ना, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, बहुत बढ़िया। C की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 3, A की वैल्यू हो गई क्या, 1। एक आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए, A B और C D, लोग जनरली ये मेथड सिखाते हैं कि इन दोनों को ऐड करो, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। बीच का जो नंबर है वो कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड। ठीक है, ये वाला तरीका होता है। तो बोला A प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5 प्लस 1 6, A फॉर आज की रात,
करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है भाई साहब? हमारे हमारे भाई साहब कह रहे हैं, बोले देखो ऐसा है, पी क्यू आर एस टी है, टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? कोई एक सिलेक्ट हो रहा है पी और क्यू में से। ठीक है, नीचे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब कोई दो सिलेक्ट हो सकते हैं। और थर्ड कह रहा है कि एटमोस्ट टू आर एस टी में से सिलेक्ट होगा। तो कौन सा कंक्लूजन यहां पर आता है कि एटलीस्ट फोर वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब? तो देखो, पी और क्यू तो सिलेक्टेड है ही है, और एट मोस्ट टू, अगर मैं आर और एस को सिलेक्ट करा देता हूं तो फॉल्स स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा, यानी कि खाली टी। तो एटलीस्ट फोर नहीं, एटलीस्ट कितने सिलेक्ट हो रहे होंगे यहां पर? एटलीस्ट यहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं आपके थ्री। एटलीस्ट कितने सिलेक्ट हो रहे होंगे यहां पर? थ्री। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग। अच्छा, एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अरे नहीं भाई, वो तो फॉल्स वाले का है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपके इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी, नाइदर नॉर। ठीक है, चलिए 77 हो गया, थ्री क्वेश्चंस लेफ्ट, 78, 79 एंड 80। ठीक है, 79 भी कुछ कुछ वैसा ही है, फाइव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अगर P ट्रू है तो Q और S भी ट्रू है, R और S ट्रू है तो T फॉल्स है। तो बोल रहा है कि अगर T ट्रू हुआ, T ट्रू हुआ, तो एटलीस्ट वन ऑफ P और R में से कोई एक आपका क्या हो जाएगा? आपके फॉल्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो T ट्रू हुआ तो R और S फॉल्स हो गए, है ना? S के फॉल्स होने से Q भी फॉल्स हुआ, P भी फॉल्स हुआ, यानी कि एटलीस्ट वन, यानी कि P तो हमारा फॉल्स हो ही जाएगा। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। तो बोल रहा है कि अगर अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू है। अरे तो ये कंक्लूजन थोड़ा ही है, ये तो रीस्टेटमेंट है, ये तो ये वाली बात बोल ही रहा है, ये तो ये वाली बात बोल ही रहा है। तो आंसर क्या होगा? वन ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 7 × 5 × 3, इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। ठीक है, ठंड सी लग रही है यार, एक सेकेंड देना भैया, ब्लेजर पहन ले। हाँ, ठीक है, ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशंस 7 5 5 3 7 3। ओके, वेरी गुड। देन द क्यूबॉइड इज कट and separated into various cubes, each of size 1 centimeter. बहुत बढ़िया। Which of the following statements are correct? There are 15 small cubes with no paint on any face. यार मैंने आपको बताया ना, नो पेंट का क्या तरीका होता है? n-2 का होल क्यूब, लेकिन वो तो क्यूब में है ना, यहाँ क्यूबॉइड है। तो क्या करें सर? 7-2 इंटू 5-2, हाँ ठीक है, इंटू 5-2 इंटू 3-2, कितना हो गया? 5 × 3 × 1, दैट इज 15, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। देयर आर 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, वन पेंटेड विद ब्लू एंड वन अदर ग्रीन। अब देखो मजे की चीज, मजे की चीज देखना, ये हो गया रेड का, ये हो गया ब्लू का, ये हो गया ग्रीन का। हमें पता है जो एजेस पे होते हैं, जैसे ये रही क्यूब की एक साइड, तो जो यहाँ वाले होंगे, ये वाले यहाँ पे जो क्यूब होंगे, ये होते हैं टू साइड पेंटेड, है ना? अब
मैंने मुझे पता है कि साहब मुझे लेयर्स पता करनी है, अगर मुझे ये निकालना है तो 7 सेंटीमीटर का अगर मुझे बनाना है तो कितनी लेयर चाहिए होंगी? 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, एक और चाहिए तो 6 मिला के टोटल 7, क्योंकि 1 1 सेंटीमीटर का है। तो 7 वाले के लिए 6 लेयर, 5 वाले के लिए 4, और इसके लिए कितनी? 3 वाले के लिए 2। ऐसे ही होगा, 6 4 2। अब देखो, बड़े दिमाग से लगाना क्वेश्चन, बहुत दिमाग से लगाना। मुझे ब्लू और ग्रीन चाहिए, ब्लू और ग्रीन चाहिए, है ना? तो अगर जैसे मैंने ये रखा, ये रहा, और इसके ऊपर वाली क्या हो गई? ग्रीन, और इसके नीचे वाली भी क्या है? ग्रीन, और इसके अपोजिट। तो ब्लू के लिए कौन सा है? 5 और 3। अब ध्यान से सुनना, तो 1 2 3 4, ऐसे करोगे? नहीं कर सकते सर, ठीक है? 6 तो 5 6, 1 2 3 4, ये 5 का हो गया, और इधर वाले में 3। तो जब ऐसे करके क्यूब काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2, मतलब 2 क्यूब्स एक साइड मिलेंगे, तो टोटल जो मिलेंगे आपको, दो साइड मिला ऐसे, ये वाली और ये वाली मिला के 3 मिलेंगे, नीचे वाली और पीछे वाली मिला के 3 मिलेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो सेकंड वाला भी क्या होगा? करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा आपके? डी। सही है, सही है। कितने लोगों को लगता है कि ये वाली बात सही है? हम्म? मन ही मन तुमका मन नहीं कर रहा कि सर हम ऐसे बातें करोगे तो हम नहीं खेलेंगे? अरे गलत है चाचा, बिल्कुल गलत है। अब इसका ना एग्जैक्ट तरीका समझो। ऐसे बनाने वहां घूमते मत फिरना है। ऐसे बनाने बैठोगे तो आपको हर चीज सही लगेगी, हर चीज सही लगेगी ना। मुझसे क्या बोला गया कि स्मॉल क्यूब्स जो 2 फेस पेंटेड हो, एजेस पे होंगे, कॉर्नर पे नहीं होंगे। ओके है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है सबको, ठीक है? दीज विल बी पेंटेड द कलर्स ऑफ 2 फेस दैट मीट एट द एज, यही मतलब होता है। ब्लू और ग्रीन चाहिए जिसकी लेंथ क्या है? 5 और 3, 5 और 3, ठीक है? क्यों पता तुमने पिछले वाले में वो गड़बड़ क्यों कर रहे हो? तुम ये वर्ड ही छोड़ गए, ठीक है? 5 और 3। अब क्या? तो भैया ऐसा है, 5 और 3 का मतलब क्या हुआ? यानी कि अब हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? 2 फ्रॉम ईच एज, जिससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टू गेट द नंबर ऑफ क्यूब्स एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, ठीक है? 2 फेस पेंटेड, यानी कि 5 - 2 + 3 - 2, 3 + 1 आया 4। तो 4 क्यूब्स होंगे ऐसे वाले, तो ये गलत है। आंसर क्या होगा? 1 ओनली। लोग यहीं मात खा जाते हैं, ठीक है? चलो अगला वाला क्या कह रहा है? इतना आसान क्वेश्चन था। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर। बहुत बढ़िया, मतलब जेड से एक ही तरफ को अरेंज करना है। हाउ मैनी पोजिशंस ऑफ लेटर या लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड? थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं इसको ताकि हमें स्पेस मिले। क्या कह रहा है वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज?
ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एस आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा। तुम बोलोगे सर फिर मजाक कर रहे हो, टी भी तो लिखा है। थोड़ा ध्यान देने वाला है ये। तो सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा। टी के बाद क्या आएगा साहब, दो एस है, दो एस लिख दिए। एस के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आर आएगा, तो आर कितने टाइम है, एक ही बार है। आर के बाद पी आएगा, पी के बाद आएगा क्या, ओ। ओ के बाद एन, एन कितनी बार है, टू टाइम्स है। ठीक है, एन के बाद क्या आएगा, एम आएगा। एम आ गया। अब एम से पहले क्या आएगा, एल आएगा। एल कितनी बार है, एक ही बार है। अब क्या आएगा, बोले अब आएगा आई। आई कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो आई, 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 आई। फिर आई के पहले अब क्या आएगा, ई। ई कितनी बार है, 1 2 3, है ना। ई, ई, ई। अब क्या आएगा, अब आएगा साहब टी और बी। कुछ छूट तो नहीं रहा, छूट रहा है, एच रह गया। एच रह गया, एच। ई से पहले एच आएगा, तो एच। नाउ ई, 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 देन सी, देन। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे कितने लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो एक ये वाला आई और एक ये वाला आई। आंसर क्या होगा, सी फॉर सिविल सर्विसेज 2। ठीक है, तो ये था यूपीएससी सी सेट 2023 का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा ही निकाल लाऊं, पूरा ही पेपर एक बार में सॉल्व करा दूं। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन सिलेक्शन की वीडियो के लिए कमेंट करना, तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन की भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। बिफोर 20 आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, ऑन 20 और बिफोर 20। ठीक है, तो मुझे माफ़ करिएगा भैया, वीडियो मेरी लेट हुई थी, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, मैं हाथ उठा तक सही से नहीं पा रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किलों में पेड वाले बैचेस पढ़ा भी रहा था। डॉक्टर ने मुझसे रेस्ट करने के लिए कहा था, तो मैं इसीलिए उनकी क्लासेस भी, मेरी क्लास पेड में 2.5 आवर की होती है जो बैचेस मेरे चलते हैं, उसमें भी मैं 1.5 आवर 2 आवर से पहले ही ख़त्म कर दे रहा था क्लास, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए मेरी अपोलॉजी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। और वीडियो अब लगाता रहेगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जैसा शेड्यूल था उस शेड्यूल को वापस से मुझे पकड़ना है, तो इसके लिए मैं लगातार आपको वीडियोस दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता ही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो which will be 2022 question paper. Okay, so thank you so much, love you all, my students, my life, have fun.